नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और राजस्थान भूगोल की इस पहली क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, आज से अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ना शुरू करेंगे। यहां से शुरू तो क्या करेंगे, एक एक कंसेप्ट को समझेंगे, एक एक चीज को याद करेंगे और परीक्षा दृष्टि से एग्जाम अप्रोच के साथ में कैसे आगे बढ़ना है वैसे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके पास में इतने बेहतरीन नोट्स आ जाएंगे कि आप उस पे मतलब एग्जाम अप्रोच के अनुसार पढ़ के आगे बढ़ोगे। इसको कहने का उद्देश्य ये है, ये जो शब्द मैंने काम में लिया है वो ये है कि मैं आप लोगों को ग्रंथ पढ़ने की तरफ नहीं ले जाकर बहुत ज्यादा मतलब इतना अनावश्यक न पढ़ के एग्जाम अप्रोच के अनुसार पढ़ना बहुत जरूरी होता है यदि कंपटीशन निकालना है। पढ़ाई दो तरीके से होती है, एक खुद को विद्वान बनाकर आगे बढ़ा जाता है, एक जो है खुद को नौकरी के लिए तैयार किया जाता है। और अपनी पहली प्राथमिकता ये होगी कि नौकरी पहले ली जाए। विद्वता साबित करने के लिए, विद्वान बनने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। और कहने वाले ने कहा है जिंदगी लंबी नहीं असरदार होनी चाहिए, तो अपनी क्लासेस भी लंबी नहीं असरदार होगी। और एग्जाम अप्रोच के अनुसार चाहे तो आप उन हजारों विद्यार्थियों से फीडबैक ले सकते हो जो यहां से पढ़कर शिक्षक बन चुके हैं, नौकरियां प्राप्त कर चुके हैं और कई वैकेंसीज में सिलेक्शन ले चुके हैं। तो यहां से यह बताने की अब आवश्यकता नहीं है कि किस तरीके से ये क्लासेस आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी। ये पहली क्लास है और पहली क्लास में आप लोग देख पा रहे हो, यहां पे अपन पढ़ेंगे आज राजस्थान का परिचय और नामकरण। जब भी कोई चीज आप शुरू करते हो, कोई भी सब्जेक्ट शुरू करो, तो सबसे पहले जो है उसके बारे में जानो कि वो क्या है। जैसे राजस्थान भूगोल पढ़ रहे हैं, एक एक चीज को अपन क्लियर करते हुए आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा भाई, कोई टावर है, ठीक है, घर में कोई मतलब पहली बार थान कोई रिश्तेदारी में टावर मिला तो सब पहला थे कहीं पूछो बिन नाम, क्या नाम क्या है बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ता है, कौन सी स्कूल में पढ़ता है, फिर पापा का नाम, मम्मी का नाम, इस तरीके से। तो आज अपन राजस्थान का नाम, राजस्थान के पापा का नाम, मम्मी का नाम, भाई इसके जो परिवार वाले हैं, रिश्तेदारी, कुल वगैरह, ये सब जानेंगे। और इन बातों को जो है बेसिक मतलब आधार पहले क्लियर हो जाएगा। जब बेस अच्छा बनेगा ना तो इमारत कितनी भी मंजिला खड़ी करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अपन एक एक चीज, अब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। आप लोगों को तो बस डेली क्लास जब सोमवार से गुरुवार आती है पढ़नी है और जिस तरीके से यहाँ पे जो भी वीडियो है उसको कंटिन्यू करना है। रुपए टके पैसे लगने वाले हैं नहीं, मेहनत हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आपको पका पकाया मक्खन मिल रहा है, उसको आप जो है उपयोग में ले लें बस, ठीक है। बाकी जिम्मेदारी मेरी। तो करें शुरुआत, क्योंकि पहली क्लास थी तो चर्चा करनी भी जरूरी थी। चलिए शुरू करते हैं। सब पहला आप लोगों ने आ रही स्लाइड देखो, स्लाइड्स और नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चलेंगे। अपनी जो है ये क्लास इसी तरीके से रहेगी। आज पहली क्लास है तो कई सारे विद्यार्थी नए भी जुड़ेंगे, लेकिन जो कंटिन्यू नियमित रहेंगे उनको निश्चित रूप से फायदा मिलने वाला है। इतिहास, कला, संस्कृति मैंने पूरी करवा दी है, देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है। और राजस्थान भूगोल में तो धड़ाधड़। ये शिक्षक भर्ती के लिए भी है, स्कूल व्याख्याता। फिर यूं मत कहना सर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ क्या ये शिक्षक भर्ती के लिए भी है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके परिचय का जो वीडियो बनाया था मैंने भूगोल के परिचय का, उसमें बता दिया था। सभी जिसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी पूछी जाती है सभी में काम किया। आओ अब अपन कर रहे हैं शुरू। तो सबसे पहले देखो भूगोल शुरू कर रहे हैं, है ना। तो भूगोल शुरू कर रहे हैं तो भूगोल के बारे में थोड़ा सा जान लें कि भूगोल के भी भैया माता पिता वगैरह कौन थे। फिर राजस्थान की तरफ तो बढ़ना ही है अपन को। तो भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं तो भूगोल में क्या पढ़ना होता है, ज्योग्राफी जिसे कहते हैं। तो ज्योग्राफी में आप पहाड़, नदियां, मिट्टी वगैरह ये सब चीजें पढ़ते हो। क्लाइमेट हो गया, है ना, अपवा तंत्र हो गया, ये सारी चीजें हो गई। और इस पे काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो भूगोल वेत्ता कहलाते हैं। ये सब आपको ध्यान है, कोई नई चीज नहीं है जो मैं बता रहा हूं। यहां पे ये ध्यान रखना है कि भूगोल किस भाषा का शब्द है। अब देखो यहाँ पे भाषा की बात है ना, तो आप लोग आगे जाके जैसे साइकोलॉजी भी पढ़ोगे, कई सारी चीजें पढ़ोगे, तो उसमें जो है ज्यादातर जैसे कि किसी के वैज्ञानिक नाम या ऐसे निकल के आते हैं और आप एग्जाम में करना ही चाहो और आपको उत्तर कोई सूझ नहीं रहा है कि यार मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है इसमें क्या है, तो एक मैं चीज बता रहा हूं उसको करके आ जाना। वहां से ज्यादातर शब्दों की उत्पत्ति हुई है जो अपने पढ़ने में आते हैं ज्यादातर। जैसे भूगोल किस भाषा का शब्द है, तो आपको करना है लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और ज्यादातर जैसे साइकोलॉजी में भी देखोगे ना आप, तो ज्यादातर शब्दों की उत्पत्ति लैटिन भाषा से मानी जाती है। तो ये चीज यहां पे आप क्लियर कर लेना, ठीक है। अब देखो भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, और बात हो रही है, ठीक है। सामान्य परिचय की बात कर रहा हूं। सामान्य परिचय में आपको ध्यान रखना है भूगोल के जनक जो है
वो हिकेटियस कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? हिकेटियस कहलाते हैं। अब कई जना कहते हैं गुरुजी हमने इरेटोस्थनीज पढ़ा है, जो भूगोल से रिलेटेड होंगे वो उनका दिमाग चलेगा उस तरफ, ठीक है। जो भूगोल से रिलेटेड नहीं, बाबड़ा साइंस मैथ्स वाला ने कहीं फर्क नहीं है, हिकेटियस ने को भले इरेटोस्थनीज ने को, तो के सर इरेटोस्थनीज पढ़ा है। तो इरेटोस्थनीज वह व्यक्ति था जिसने भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किया, ठीक है। तो यहां पे आधुनिक भूगोल की यदि बात करें तो आधुनिक में ए आता है, तो यहां पे भी ए ध्यान रखना है, और इसको कहा जाता है एवी हम्बोल्ट, ठीक है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एवी हम्बोल्ट को कहा जाता है। और यहां पे मैंने अभी जो जिक्र किया कि भूगोल शब्द का पहला प्रयोग किसने किया है, तो आपके क्या आएगा? इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज ने किया है। तो ये तो क्या है? बेसिक है। जैसे अपन ने इतिहास पढ़ा, तो इतिहास में भी अपन ने क्या इतिहास के जनक पढ़ा था ना, इतिहास के जनक पढ़े थे, ठीक है। उसमें भी अपन ने क्या पढ़ा था? भारत के संदर्भ में पढ़ा था, राजस्थान के संदर्भ में पढ़ा था, और राजस्थान के भी आधुनिक भी पढ़े थे, ठीक है। आधुनिक या वास्तविक कह देते हैं इसको, राजस्थान के वास्तविक जनक भी पढ़े थे। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं, थोड़ा सा जो है उससे लिंक कर रहा हूं। तो भारत के अपन ने क्या पढ़े थे? वेद व्यास। क्या पढ़े थे? वेद व्यास, जिन्हें कृष्ण देवपायन के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के अपन ने क्या पढ़े थे? कर्नल जेम्स टॉड। ये व्यक्ति आप लोगों को बार बार पढ़ना पड़ेगा और एग्जामिनर भी पूछता है। और राजस्थान के वास्तविक जनक कौन पढ़े थे? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा को पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पे इतिहास के पढ़े थे अपन ने, यहां पे भूगोल के पढ़ लिए, तो ये क्या हुआ? बेस, ठीक है। बेस हुआ है, आधार हुआ है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो साथ में। देखो पढ़ने के दो पैटर्न है। एक तो वे विद्यार्थी आएंगे जो सिर्फ पीडीएफ के लिए आएंगे, तो वो जो सिर्फ पीडीएफ के लिए आए उनको हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया यहां से नियमित पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़ने दें और सिर्फ पीडीएफ की रट नहीं लगाए। यहां क्लास देख के नोट्स बना लो, क्योंकि हम एक एक स्लाइड पे एक एक मिनट के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप क्लास देख के स्लाइड्स बनाए, आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा, झोंक दूंगा। यदि आप पढ़ना चाहोगे, सिर्फ आप पीडीएफ की इच्छा करते हो तो इंटरनेट पे सर्च कर लो, दुनिया भर की मिल जाएगी। यहां पे मैं आया हूं शुद्ध रूप से पढ़ाने, और सिलेक्शन होंगे धड़ाधड़, जो आप देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ रट्टा पीडीएफ का नहीं लगाना है, आपको समझनी है क्लासेस, हाथों हाथ नोट्स बनाने, और इसी तरीके से आगे बढ़ना है। जितना मैं एक्टिव रहूंगा उतना आपको भी रहना बहुत जरूरी है। ये पहली शर्त है यहां से पढ़ने की, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब भैया आते हैं आगे, और सबसे पहले आप लोगों का सबसे पहला डाउट क्लियर करता हूं, क्योंकि यहां पे इतनी सारी क्लासेस विद्यार्थी देख चुके हैं, इतने सारे वीडियोस देख चुके हैं, और एक प्रश्न जो उनको हमेशा खाता है, हमेशा सताता है कि सर फलोदी की सीमा पाकिस्तान से लगती है या नहीं। अरे एक सीमा पाकिस्तान रे भारत के मायने आर सारी सोशल मीडिया मत छाएगी, और एक सीमा आर राजस्थान में फलोदी री पाकिस्तान लागे कि नहीं लागे, इन माते मतलब इतनी बचीड़ बोल रही है, इतनी मतलब कंफ्यूजन है कि कोई हद नहीं है। तो देखो एक चीज दिमाग में क्लियर रखो, आप मुझसे पढ़ रहे हो चाहे किसी से पढ़ रहे हो, फलानिया सर फलान जी ने बताया कि सीमा लगती है, सर फलान जी बता रहे हैं कि सीमा नहीं लगती, सर आपने बताया सीमा नहीं लगती है, आप कब पहले कह रहे थे सीमा लगती है अब नहीं लगती, या अब लगती है पहले नहीं लगती, इतने कंफ्यूजन। तो देखो एक चीज क्लियर करो दिमाग में, दिमाग के सारे दरवाजे खिड़कियां खोल दो और इस बात को अंदर ठूंस दो कि सीमा लगे चाहे नहीं लगे, इससे सिर्फ परिवर्तित होंगे फैक्ट 2-3, ठीक है। क्या परिवर्तित होंगे कि पाकिस्तान से लगने वाले जिलों की सीमा कितनी है, अंतर्वर्ती जिलों की सीमा कितनी रह गई, या अंतरराष्ट्रीय जो जिलों की सीमा है वो कितनी रह गई। इसके अलावा रत्ती भर जीके में फर्क पड़ने वाला नहीं है। और यहां पे कंफ्यूजन किस लिए है, क्योंकि जो सरकार का ही डिटेल डेटा आया था पंचायत वाइज, उसमें जो तहसीलें, जो क्षेत्र, जो राजस्व ग्राम वगैरह बताए गए वो पाकिस्तान से छूते हैं, और जो ऑफिशियल नक्शा जारी किया गया उसके अंदर फलोदी की सीमा जो है पाकिस्तान से नहीं छूती, इसलिए कंफ्यूजन है। अब भविष्य में ये जो है नक्शा परिवर्तित होगा, अभी सरकार का इसकी तरफ ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार खुद कंपटीशन एग्जाम देती नहीं है, उनको इतनी पड़ी नहीं है ना। तो यहां पे क्या है, ये भविष्य में चेंज होगा और ये नक्शा आएगा आपके अस्तित्व में।
तो अपन इसके अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए सरकार इस पे स्पष्ट कर दे कि भैया ये सीमा नहीं छूती है और वो जो है नक्शा के ये वाला काम में लिया जाएगा, इतना जो है वो वाला, तो अपने को सिर्फ क्या करना होगा, 2-3 फैक्ट चेंज करने होंगे। इस चीज को यदि जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लो, दिमाग में रख लो, तो वो आप लोगों के लिए फायदा है। नहीं तो आप कंफ्यूजन के मारे फिरते रहोगे इधर उधर, कोई ये कहेगा कोई ये कहेगा। तो ये 2-3 फैक्ट जो परिवर्तित होते हैं, जो नए एग्जाम में पूछे भी नहीं जाएंगे, ये भी मैं कह दूं गारंटी के साथ, ये फैक्ट जो इनसे 2-3 फैक्ट परिवर्तित होते हैं जीके में, फलोदी की सीमा नहीं पूछे जाएंगे, कतई नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि विवादास्पद प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो यहां पे ये चीज क्लियर रख देना। अब मेरे भी मान लीजिए क्लास में कभी ये कम सीमा वाला नक्शा आ जाए या कभी ये वाला, तो चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इसको जो है इतना तवज्जो देनी नहीं है जो आप लोगों को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। यहां पे ये चीज क्लियर कर देना दिमाग में। अब बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है। चलो अब आते हैं राजस्थान का परिचय और नामकरण। देखो रोज दोपहर 12 बजे ही आप लोगों की क्लास रहेगी। कोशिश करें कि क्लास जैसे ही अपलोड होती है 12 बजे फिक्स टाइम पे आप लोग देख लें, ताकि आपकी नियमितता बने, और जितनी नियमितता बनेगी आप सिलेक्शन के करीब चले जाओगे, ठीक है। देखो यहां पे बात करें अपन राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो देखो चौथी बाई नाम की एक महिला है जो 39 वर्ष की हो गई है, और ये मेरा जो है ट्रेडमार्क तरीका है पढ़ाने का, ठीक है, कि एक महिला है। अब हमारे राजस्थान में महिलाओं का नाम क्या डाला है, देखो पहले, अब तो जो है अनामिका, अंबिका, ठीक है, अंजलि वंजलि ऐसे रख देते हैं नाम, पहले ऐसे रख देते थे, जो लड़की हुई और क्या नाम क्या रखना है, बीतवाते कोई कीड़ी दिखी तो क्या कीड़ी भाई, ठीक है, कोई धूल उड़ती हुई दिखी धूली भाई, ठीक है, कोई बीड़ी पीता हुआ दिख गया, जैसा दिखा वैसे बीड़ी भाई, मतलब ऐसे भी नाम रखे हैं राजस्थान के अंदर। तो ये जो है चौथे नंबर पे हुई, तो इसका नाम चौथी बाई, ठीक है। तो आप लोगों को यहां पे क्या लिखना है, चौथी बाई। क्षेत्रफल रखने की जरूरत नहीं है, चौथी बाई 39 वर्ष की हो गई है, ठीक है, 0.74 किलोमीटर स्क्वायर, पूरा ध्यान में रखें। अपन जब कुछ 1-2 क्लास बाद में जब इसका स्थिति और विस्तार पढ़ेंगे, तब इसके बारे में डिटेल भी जानेंगे कि चौथी बाई 39 वर्ष की हो गई, 10 बाई 41 के मकान में रहती है, उसके पास 5,920 रुपए की संपत्ति है, जो 1,070 रुपए लेकर नालायक बेटा अलग हो गया है, और 4,850 रुपए की संपत्ति बची है। अब जो पुराने जिजिडियंस है उनको पता है कि ये क्या सर ने भागवत वाची है, जो नए हैं वो धैर्य रखो, ये सारी चीजें आप लोगों के पास में आने वाली है, ठीक है। तो चौथी बाई 39 वर्ष की है, ये ध्यान रख लेना। फिलहाल तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो आप लोगों को याद हो गया है, ठीक है। अब आगे, अब राजस्थान में जिले कितने हैं, तो वर्तमान में जो जिले आप लोगों को पढ़ने हैं वो 50 है संख्या, 33 जिले वाला खेल खत्म। 33 जिले से संबंधित देखो प्रश्न नहीं बनेंगे, प्रश्न बनेंगे नए जिले से तो 50 जिलों पे बनेंगे, या फिर ऐसे प्रश्न बनेंगे नहीं जो जिलों के कारण परिवर्तित हो, ठीक है। तो अब वर्तमान में कितने जिले हैं राजस्थान के अंदर, पूरे 50। कितने हैं, पूरे 50 जिले हैं। संभाग कितने हैं, पूरे 10। ये काम अच्छा किया कि राउंड फिगर में हो गई चीजें। राउंड पहले क्या थे, 33-7 थे, 33 तो जिले थे, 7 संभाग थे, अब हो गए राउंड फिगर, ठीक है, कि 10 तो है संभाग और 50 है जिले। तो राउंड फिगर में चीजें हो जाए तो बड़ा अच्छा रहता है, याद करना भी आसान होता है। नवीनतम जिला कौन सा है, तो भैया नवीनतम जिले तो बहुत सारे हैं, तो यहां पे अपन ध्यान रखते हैं संख्या कि सर 17 भी लिखा है और 19 भी लिखा है, ऐसे कैसे। तो देखो जब नए जिले बने हैं और जो अधिसूचना आई तो उसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि 19 नए जिले बनाए गए, ठीक है। अब 19 जो है 33 में जोड़े तो फिर 50 से ऊपर निकलता है आंकड़ा, तो 17 है, वैसे जोड़ेंगे तो 17 है। तो ये दो का फेर कैसे है, तो यहाँ पे जयपुर और जोधपुर जो नाम देखोगे आप, तो नाम वही है दोनों के, सिर्फ इनमें ग्रामीण क्षेत्र को अलग करके नए जिले का नाम दिया गया है, इसलिए ये कंफ्यूजन आप लोगों के रहता है। तो ये 17 है वास्तविक दृष्टि से, और ऐसे देखा जाए तो 19 है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर, इज दैट क्लियर, यस सर, ओके। तो नवीनतम संभाग कितने हैं, सबसे पहले तो देखो नवीनतम संभाग है 3, ठीक है, और 3 में भी आपको याद रखना है बासीपा, ठीक है। बासीपा से क्या मतलब है, बासीपा से मतलब है एक तो देखो बांसवाड़ा संभाग बनाया गया है, ठीक है, एक बनाया है आपके सीकर संभाग बनाया गया है, और एक बनाया है आपनो पाली। आपनो पाली ई खातिर है कि मैं भी आपने पाली हूं, ठीक है, और पाली से मुझे लगता है कोई अभी तक इस लेवल पे शिक्षक आए नहीं है कि पूरा राजस्थान जो है उनसे पढ़े। तो आपनो पाली है तो आपने पाली ने भी आगे ले जावा सीधा सीधा,
ठीक है। और आपनो वो गोडवाड़ी क्षेत्र है, तो थे बार बार धीरे धीरे बीच बीच में जो भाषा सुनो हमारी वह गोडवाड़ी है, ठीक है, जो मारवाड़ी की ही उपबोली है और मैं पढ़वा चुका हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे क्लियर हो गया। अब यही राजस्थान जो है भारत में कहां दिखता है ये देख लीजिए। रातो जम जी को दिखे है वो ये अपनो राजस्थान है, और ये है राजस्थान का वर्तमान नक्शा। यदि अपन बात करें कि राजस्थान का जो ये नक्शा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा ये सिर्फ पाक से छूता है, पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर, ठीक है। अंतरराज्य सीमा यानी कि बाकी राज्यों से जो सीमा बनती है वो 5 राज्यों से छूती है, 5 राज्यों से छूती है अंतरराज्य। ये सब जो है अपन स्थिति और विस्तार में एक एक चीज याद करेंगे विद ट्रिक के साथ में याद करेंगे कि कौन से जिले हैं, अपन को किस तरीके से याद करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, सारे के सारे याद करूंगा, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पाकिस्तान, पूरा अंतर्वर्ती कितने हैं, क्या है, फलाना टीम का। जब अब ज्योग्राफी पढ़ने आएंगे तो चिंता कैसी, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। एक मैं बचपन में कार्टून देखता था, टिमोन एंड पुम्बा, कभी कभी अनमोल के साथ में अभी भी देखना पड़ता है उसका मन बहलाने के लिए, है ना। तो उसमें एक लाइन आती है, हकुनामा टाटा, ठीक है, यानी कोई चिंता नहीं। हकुनामा टाटा उसका फेवरेट, उसका डायलॉग था टिमोन का, हकुनामा टाटा यानी कोई चिंता नहीं। अब आप जीजीडी पे हो यानी कोई चिंता नहीं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार फिर बढ़ते हैं अपन आगे और कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो देखो ये तो रही बात ये। अब कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं, अभी भी कमेंट आ रहे थे कि सर ज्योग्राफी की वन लाइनर कब आ रही है। पहले तो क्लास कब आ रही थी, क्लास कब आ रही थी ये करते थे, अब क्लास आ गई, तब आएगी बात क्या वन लाइनर कब आ रही है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, इस बार ज्योग्राफी की, स्पेशल ज्योग्राफी की, जैसे अपने इतिहास, कला, संस्कृति की वन लाइनर दे दी, राज व्यवस्था की कंसेप्ट प्लस वन लाइनर एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट दे दिया, मैं लास्ट में बताऊंगा अभी, ठीक है। और अब जो है बाकी रहा आपने क्या, भूगोल, राजस्थान भूगोल। तो मैं आप लोगों को आज बता दूं, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जो भूतो न भविष्यति, ऐसी किताब राजस्थान भूगोल की जो यदि आपके पास में हुई तो वो मतलब किसी, मतलब आप जितना आदर सम्मान किसी धार्मिक ग्रंथ को देते हो ना, उतना आदर सम्मान भाव उस भूगोल की किताब को दोगे। ऐसा प्रोजेक्ट, यानी कि आप तो वन लाइनर की डिमांड करते हो, लेकिन हम आपसे 4 कदम आगे का सोचते हैं कि अब विद्यार्थी को क्या जरूरत है, और वो जरूरत 1 से 1.5 महीना सरप्राइज है, थोड़ा सा क्या है, मुझे वर्क करने दीजिए। मैं जब आप लोगों को बताऊं ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में किसी पे वर्क करता हूं, वह पुस्तक आने वाले टाइम में जब भी आती है, वो प्रारंभ के 2-4 लॉट तो आउट ऑफ स्टॉक ही रहते हैं, क्योंकि उनकी बुकिंग ही 1-1.5 महीने पहले से चलने लग जाती है बुक स्टॉल पे, ठीक है। तो यहां पे आप तो सिर्फ वन लाइनर की डिमांड कर रहे हो, अब मैं जो देने वाला हूं वो चीज आप लोग जो कल्पना भी नहीं कर रहे हो वह चीज देने वाला हूं। जैसे अपनी स्लाइड्स आप लोगों को दिखती है, उससे 4 गुना बेहतर किताब देने का प्रयास, और नहीं दी तो फिर आप देख लेना। तो ये चीजें यदि सही तरीके से देखो एग्जीक्यूट हो गया सब कुछ मामला, तो फिर आप याद करोगे कि हाँ वास्तव में किसी ने किताब दी है तो ये है। तो वो चीज मेहनत करने दीजिए मुझे, फिर आप लोग देखिए 1-1.5 महीना शांति रखो, फिर आप देखोगे कि हाँ राजस्थान भूगोल की ऐसी भी किताब आ सकती है क्या, ये चीज आप लोगों के दिमाग में रहेगी, ठीक है। चलिए तो अब अपन करते हैं यहां पे कुछ थ्योरी समझते हैं कि भैया अब ये जो है राजस्थान है, भारत है, पहाड़, नदियां वगैरह ये सब बने कैसे हैं, क्योंकि भूगोल है यहाँ बेसिक एक क्लास में समझ लेते हैं, फिर अपन को फैक्चुअल तो आगे बढ़ना ही है कंसेप्ट। तो देखो यहाँ पे एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था अल्फ्रेड लोथर वैगनर, ठीक है। ये भूगोलवेत्ता था एक, जिसने क्या किया, महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी दी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया, यानी महाद्वीप जो है अपने स्थान से खिसके हैं। अब अपन सभी जानते हैं कि 7 महाद्वीप है, लेकिन पहले 7 नहीं थे, ये अपने स्थान से खिसके हैं और खिसक के जो है एक दूसरे से अलग हुए हैं, ठीक है। कोई किसी में जुड़ गया, कोई अलग हुआ है, महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी दी। यहाँ पे इन्होंने जो थ्योरी दी है इसके प्रतिपादक तो देखो अल्फ्रेड वैगनर है। 6 जनवरी 1912 को जर्मनी के अंदर एक भूगर्भीय सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में इन्होंने ये सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। लेकिन ये जो चीज प्रकाशित हुई ना, वहां पे तो इन्होंने ओरली बता दिया, लेकिन इसे किसी लिखित में प्रकाशित भी करना होता है। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, ठीक है, महाद्वीप और महासागर से रिलेटेड, जो प्रकाशित कब हुई है? 1915 में। तो
तो देखो ये इस तरीके से भी पूछे कि दिया कब है, तो 1912 में, प्रकाशित कब हुई, 1915 में। इस थ्योरी के अंदर इन्होंने क्या कहा वो समझिए। इस थ्योरी में इन्होंने कहा कि पृथ्वी पहले एक गोला थी, ठीक है, इस तरीके से, और इसमें जो है पृथ्वी के अंदर 71% तो क्या है, जल है, इतनी मात्रा, और 29% क्या है, स्थल है। ये इन्होंने बताया कि ये बाकी क्या है, यहां पे ये जल है, यहां ये पानी की मात्रा है। अब यहां पे इन्होंने ये थ्योरी दी है। इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि पृथ्वी पे दो जो है बल बहुत काम करते हैं, दो बल बहुत ज्यादा काम करते हैं, जिसमें एक तो है पृथ्वी का खुद का ही गुरुत्वीय बल, क्या, गुरुत्वीय बल, और एक काम करती है ज्वारीय बल या ज्वारीय शक्ति, आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ज्वारीय शक्ति, ठीक है। तो ज्वारीय शक्ति जो होती है वो चंद्रमा और सूरज के द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे कि आप देखते हो ज्वार भाटा भी आता है तो जल जो है ऊपर नीचे होता है, ठीक है। और यहाँ पे गुरुत्वीय शक्ति क्या है, हम यदि जमीन पे खड़े हैं तो किस कारण खड़े हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वीय शक्ति के कारण। तो ये जो है चीजें अपने अपने स्थान पे काम करती है। इस पे काम करने के कारण क्या हुआ उस चीज को समझे। अब देखो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे और भी अच्छे से समझाता हूं इस चीज को। पहले यहां पे आते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इस चीज को समझने के लिए कि पृथ्वी है, एक गोला है बड़ा सा, ठीक है। यहां पे ये क्या है, जल है, और ये क्या है, स्थल है, ठीक है। ये क्या है, स्थल 29% है लगभग, और ये है 71%, ठीक है। तो ये चीज है, यहां पे इन्होंने ये चीज तो कह दी। अब ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए इनोवेटिव कर देते हैं। दो बल काम किए, दो बल काम करने से हुआ क्या कि ये जो पृथ्वी है इसके अंदर जो स्थलखंड है, जो स्थलखंड है वो दो टुकड़ों में बट गया, वो दो टुकड़ों के अंदर बट जाता है। तो ये पानी की प्रकृति क्या होती है, कहीं भी जगह मिले तो पानी क्या होता है, घुसता है अंदर, कहीं भी जगह मिली तो पानी क्या होगा, अंदर घुसेगा, ठीक है। तो ये जब दो टुकड़ों में बटा तो ये जो स्थलखंड था इसका निर्माण, ये जो स्थलखंड है ना, इसका निर्माण इन्होंने वैगनर ने बताया कि ये जो है पेंजिया से हुआ है, या पेंजिया कहलाता था। क्या कहलाता था, पेंजिया। ये अब इससे भी प्रश्न बनने लग गए कि किसका निर्माण पेंजिया से हुआ, किसका निर्माण पैंथालास से हुआ। और ये जो है पैंथालास कहलाता था, पैंथालास या पैंथालासा कह दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जल जो है, सागर जो है, महासागर जो है, यहाँ पे पैंथालास को आप किससे इंडिकेट कर सकते हो, महासागर से, ठीक है। और ये पेंजिया को किससे कर सकते हो आप, महाद्वीप से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये याद कैसे रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा कि पेंजिया पैंथालासा सर याद ही नहीं रहते। तो यहाँ पे ये चीज याद जैसे रखनी है, पैंथालासा के अंदर एक भी ई की मात्रा नहीं है पैंथालासा शब्द में, और महासागर के अंदर भी एक भी ई की मात्रा नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो पेंजिया में भी ई की मात्रा है, महाद्वीप में भी ई की है, कोई मैटर नहीं करता कि बड़ी मात्रा है कि छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी मात्रा है, यहाँ पे ये भी मात्रा है, यह मात्रा नहीं है। तो ये तो होगी याद करने का तरीका। अब देखो, अब ये जो स्थलखंड है ये दो भागों में बट गया है। अब ये जो दो भागों में बटा है, इसमें से जो ये ऊपर वाला है वो अंगारा लैंड कहलाता है, अंगारा लैंड, और ये जो है ये गोंडवाना लैंड कहलाता है, गोंडवाना लैंड। क्यों, दक्षिण वाला, यानी दक्षिण में जो है वही गोंडवाना लैंड है, और उत्तर में जो है वही अंगारा लैंड है, और बीच में ये जो जल घुस गया है ये कहलाता है टैथिस सागर, टैथिस सागर। अब देखो आप लोग डायरेक्ट ज्योग्राफी पढ़ते हो या कोई भी चीज पढ़ते हो तो आप बार बार पढ़ते हो इस चीज को कि राजस्थान में जो मरुस्थल है उसका निर्माण किससे हुआ, टैथिस सागर से हुआ। तो टैथिस सागर बना कैसे, आया कहां से, किस तरीके से, तो ये कंसेप्ट है। अब ये जो टैथिस सागर है यहाँ इसके प्रमाण अभी भी मिलते हैं। जैसे कि जैसलमेर की सानू सभ्यता है उसमें समुद्री चूहे के दांत के अवशेष मिले। तो समुद्री चूहा कहां से आया, समुद्र होगा तब आया है ना। एक सांचौर का क्षेत्र नेहड़ कहलाता है, यानी कि उसका शाब्दिक अर्थ होता है लहराता हुआ जल। तो कभी लहराता होगा, 60 करोड़ साल पहले की बात है ये, जब ऐसा हुआ करता था। और अब जो लहराता हुआ जल है यानी कभी तो हुआ होगा तब है। तो ये टैथिस सागर देखो ये, अब टैथिस सागर से कुछ निर्माण हुए यहाँ पे, यानी कि मरुस्थल और मैदानी भाग जहां पे कोई उच्चावच नहीं है, यानी ऊपरी उठी हुई आकृतियां नहीं है,
तो वो जो है यहाँ पे आप लोगों के 33 सागर से निर्माण हुए। जो उठी हुई आकृतियां हैं वो राजस्थान के अंदर या भारत की बात करें तो वो गोंडवाना लैंड से है। अब यहां पे अंगारा लैंड से देखोगे तो अंगारा लैंड से देखो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के उत्तरी एशिया, ठीक है, दक्षिणी एशिया यहां पे आ जाएगा अपने यहां गोंडवाना लैंड से देखोगे तो अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। इसके अलावा अपना जो है भारत वो भी इससे आएगा, ठीक है, दक्षिणी एशिया कह सकते हो। इन सब का निर्माण हुआ है गोंडवाना लैंड से। एक बार प्रश्न बना, निम्न में से राजस्थान का निर्माण या फिर इनमें से किसका जो है हिस्सा नहीं है राजस्थान के निर्माण में, तो अंगारा लैंड का नहीं है। ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब कई लोगों को ये दिमाग में नहीं रहता कि सर अंगारा लैंड उत्तर में ही है और गोंडवाना लैंड दक्षिण में ही है, ये भी कई जन कंफ्यूज होते हैं। तो देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद रखो। गोंडवाना लैंड में कितने शब्द हैं? गोंडवाना में कितने शब्द है? 1 2 3 4। तो जिसमें वजन ज्यादा है वो नीचे आएगा। अंगारा में कितने हैं? 1 2 3। बस जिसमें वजन कम है वो ऊपर जाएगा, तैरेगा, ऊपर चला गया। गोंडवाना लैंड में वजन ज्यादा है, नीचे आएगा। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं। ये तो पढ़िया थे बचपन में, सब अट पढ़ रही हो कंपटीशन, यानी कि थे वर्णमाला तो जानो। तो यानी कि आ ई ऐसे लिखते लिखते आओ, फिर क ख ग लिखते होगे तो ग आएगा यहाँ। तो तो ऊपर आ गया तो अंगारा लैंड ऊपर है, ग आया नीचे तो गोंडवाना लैंड नीचे है। बस बीच में 33 सागर को घुसाना है अपने। तो देखो सागर का जल पानी को जगह मिलेगी वहां घुसेगा, तो बीच में 33 सागर का जल घुसाना है। बस हो गया काम तमाम, ठीक है। वो नान डूब गया, देख लो। तो ये कंसेप्ट आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए। अब यही चीज जो है इस स्लाइड से देखो, अब यही चीज इस स्लाइड से, यानी महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी क्या कहती है? पहले जो है इस तरीके से स्थलखंड हुआ था जो लगभग मिला हुआ सा था, लगभग जो है मिला हुआ सा था। फिर महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी क्या कहती है कि ये गुरुत्वीय और ज्वारीय शक्ति इनको खींचती है, तो ये अलग अलग टुकड़ों में बटे और इस तरीके से 7 महाद्वीप में बटे और बीच में ये जो है सागर का पानी जो है घुस गया, ठीक है, इस तरीके से। अब यही कारण है कि ये महाद्वीप अभी भी जो है खिसकते हैं। प्लेट विवर्तन थ्योरी भी आती है एक, ठीक है, उसमें ये कहते हैं ये अभी भी खिसकते हैं। इसी कारण आप लोग देखोगे तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हम जो है जैसे जैसे पढ़ते हैं थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, ठीक है, ये भी उसी का एक कारण है। तो यहाँ पे ये चीज समझना है, महाद्वीपीय विस्थापन से पूर्व की जो तस्वीर है वो ये है कि लगभग एक जैसा स्थलखंड था। महाद्वीपीय विस्थापन के बाद की थ्योरी है कि ये चीज जो है अलग अलग हो गए, महाद्वीप में बट गए हैं। बस यहां तक ही अपन को इस चीज को समझनी है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। आगे बात समझ, अब आगे बढ़ते हैं। अब आओ यहां पे, ठीक है, यही चीज, ठीक है। पहले इसका नाम क्या दिया गया? पेंजिया दिया गया, जो क्या है? स्थलखंड है। पेंजिया से मतलब क्या ध्यान में रखना है? स्थलखंड है। और पैंथालास जो है, ठीक है, ये क्या है? ये पैंथालास है। ये क्या है? पैंथालास यानी कि क्या है? पानी, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, पानी। अब ये जो हो गया अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड। और ये क्या हो गया? दक्षिण वाला गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड, यानी दक्षिण में गोंडवाना लैंड है और उत्तर में अंगारा लैंड है। ये ध्यान में रखना है, बीच में 33 सागर का पानी घुस जाता है। अब आप लोगों के राजस्थान से रिलेटेड चीज में यहां पे ये चीज समझनी है। आपके प्रश्न कैसे बनेंगे? किस से निर्माण किसका हुआ? यानी कि यहां पे देखोगे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय सागर तो 33 सागर से हुआ है, ठीक है। अरावली जो सबसे प्राचीन भी माना जाता है, यह अरावली की उत्पत्ति सबसे प्राचीन, यदि भौतिक विभाजन अपन पढ़ेंगे और सबसे प्राचीन यदि किसकी उत्पत्ति मानी जाएगी तो वो अरावली की मानी जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे प्राचीन, ठीक है। तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र गोंडवाना लैंड से है, ठीक है, और हाड़ौती का पठार जो है वो भी गोंडवाना लैंड से है। और यहाँ पे ये जो है पूर्वी मैदान 33 सागर से। अब देखो गोंडवाना लैंड यानी कि कोई ना कोई पत्थर है, ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसे अपन को दिमाग में थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चीज फिट होती है। तो पठार और पर्वत दोनों गोंडवाना लैंड से बने हैं। और मतलब महासागर कौन सा है? 33 सागर है। तो मरुस्थल बिल्कुल समतल, ठीक है, और मैदानी भाग भी समतल होता है, तो वो 33 सागर से बने हैं। तो देखो मरुस्थल 33 सागर, पूर्वी मैदानी 33 सागर।
अरावली पर्वतीय गोंडवाना लैंड, हाड़ौती गोंडवाना लैंड। बस यहाँ पे उत्पत्ति किससे हुई ये पूछा जाता है, जो आप इस तरीके से समझ सकते हो। अब इस नक्शे को अपन और भी काम में लेंगे जब भौतिक विभाजन पढ़ेंगे, राजस्थान के भौतिक विभाजन, ठीक है, बहुत तबियत से और अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। आगे बात समझ में, लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये तो भैया हो गया अब जन्म। अब किसी टाबर का जन्म हो गया है, बच्चे का जन्म हो गया है, तब जो है फिर दिया जाता है नाम। इसलिए अब बढ़ते हैं अपन नामकरण की तरफ। किसकी तरफ? नामकरण। अब वर्तमान में राजस्थान नाम है, पहले अलग अलग नामों से जाना गया। ब्रह्मवत भी कहा गया, मरुकांतर भी कहा गया, राजपुताना भी कहा गया, राजस्थानादित्य कहा गया, राजस्थान, रयथान, रजवाड़ा, इतने सारे नाम। पूछा क्या जाता है कौन सा नाम किसने दिया, इससे पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक एक चीज को अपन ढंग से पढ़ते हुए याद करते हुए आगे बढ़े। सबसे पहले देखो दे रखा है ब्रह्मवर्त। यदि मैं सीधा सीधा पढ़ाऊं तो यहां पे मैं कह सकता हूं आपको कि ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मवर्त नाम दिया गया। लेकिन ये जो है तरीका जीजीडी वाला नहीं है, क्योंकि जीजीडी का तरीका है कि चीजें याद होनी चाहिए सर, क्लास लंबी नहीं, असरदार होनी चाहिए। तो लंबी हो भी जाए तो भी असरदार रहनी बहुत जरूरी है। तो देखो ऋषि मुनि हुआ, अपन सबने ध्यान है कि अब प्राचीन टाइम में ऋषि मुनि हुआ, और ऋषि मुनि कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे। कौन होते थे? ब्राह्मण। तो ऋषि से री यानी ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मा, ठीक है, तो ये ब्रह्मवर्त। तो यहां पे आप लोगों को रट्टा तो मारना ही नहीं है, ऋग्वेद के अंदर या डायरेक्ट भी पूछते हैं कि वेदों के अंदर क्या कहा गया, तो ब्रह्मवर्त कहा गया है। किसके लिए? राजस्थान। नामकरण किसका पढ़ रहे हैं? राजस्थान का पढ़ रहे हैं। नामकरण किसका है? राजस्थान का है भाई, राजस्थान का जन्म हुआ है, अभी अपन ने करवाया है, और अब जो है अपन राजस्थान का नामकरण पढ़ रहे हैं। तो ऋषि मुनि कौन हुए? ब्राह्मण हुए हैं। तो ब्रह्मवर्त किसको कहा गया? ये यानी सरस्वती नदी के आसपास का क्षेत्र कहलाता था। तो ये वर्तमान में जिसे गग्गर के नाम से जाना गया। ओके, अब आओ भैया राजपुताना। तो सीधी सट बात तो यूं है कि राजपूत जट रहता वो क्षेत्र राजपुताना है, लेकिन यहां पे राजपुताना शब्द का जो प्रयोग किया है वो किसने किया है? सबसे पहली चीज तो ये पूछी जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है जॉर्ज थॉमस ने किया है। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर किया है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि इसने मौखिक रूप से किया है। तो गुरुजी आखिरी बात हुई मौखिक रूप करियो कि अमौखिक रूप करियो, लेकिन लिखित प्रमाण भी मिलिया बाद में। यानी सबसे पहले किया है जॉर्ज थॉमस ने, जो आयरलैंड का निवासी था और ग्वालियर में अंग्रेजी कमांडर था दौलतराव सिंधिया के यहां। क्या? दौलतराव सिंधिया के यहां अंग्रेजी कमांडर था, मूल रूप से आयरलैंड का निवासी था। तो ये ग्वालियर में था, ग्वालियर के पश्चिम के अंदर जो मतलब राजपूत स्टेट थे उनको इसने राजपुताना कह दिया। एक चीज और ध्यान में रखें, राजपुताना जो शब्द है ये फारसी में राजपूतों का बहुवचन भी राजपुताना हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान में रख लेना ताकि कभी पढ़ने में आए तो कंफ्यूज नहीं हो। तो यहां पे बात हो रही है कि जॉर्ज थॉमस ने जो है 1800 ईस्वी के अंदर मौखिक रूप से राजपुताना शब्द का प्रयोग किया है। तो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मिलिट्री मेमोयर्स, कह सकते हो आप, ठीक है, मेमोफियर्स कहते हैं वैसे, मेमोयर्स ध्यान में रख लो, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यानी कि ये भी विलियम फ्रैंकलिन भी इसी चीज का जिक्र कर रहा है कि कहा तो भैया जॉर्ज थॉमस ने, लेकिन इसका लिखित प्रमाण जो है ना विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिलता है, जो कब लिखी गई है? आपके 1805 के अंदर, 1805 में। यानी कि लिखित प्रमाण राजपुताना शब्द का 1805 में मिला है, लेकिन मौखिक रूप से 1800 में किया तो जॉर्ज थॉमस नहीं है, लेकिन इसको लिखित प्रमाण में विलियम फ्रैंकलिन ने बता दिया है यहां पे।
ये चीज आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है। और इस पुस्तक का जो है प्रकाशन ये कहते हैं कि वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली ने करवाया है। अब ये चीज कैसे हो रहा, हमें नोट्स के रूप में कैसे लिखना है, तो इंतजार करें, अगली स्लाइड में मैं आपको नोट्स के रूप में भी लिखवा दूंगा। ठीक है, अब आते हैं भैया नंबर 3 पे, राजस्थानादित्य। तो राजस्थानादित्य जो है एक शिलालेख मिला है जिसका नाम है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख यदि देखा जाए तो ये जो है 682 विक्रम संवत, और वैसे देखा जाए तो 625 ईस्वी सन। ठीक है, यहां इस समय का जो है ये शिलालेख है बसंतगढ़ शिलालेख, जो खीमल माता मंदिर से मिला है। खीमल माता मंदिर सिरोही के अंदर, सिरोही में एक स्थान है अजारी, जहां मारकुंडेश्वर जी का मंदिर है, मारकुंडेश्वर महादेव जी, और सरस्वती माता का मंदिर है। और मैं ये बसंतगढ़ शिलालेख बहुत जल्द उस तरफ जाऊंगा तो आप लोगों को रूबरू बता दूंगा, वीडियो बनाकर बता दूंगा ये। ठीक है, ये क्या है, ये है ना बसंतगढ़ शिलालेख, इसके अंदर राजस्थानादित्य नाम मिलता है, ये ध्यान में रखना है। ये यहाँ पे चावड़ा वंश के शासक हुए थे, वर्मलाल, चावड़ा वंश के वर्मलाल शासक हुए थे जिन्होंने इसको उत्कीर्ण करवाया था, जिसमें यह नाम मिलता है राजस्थानियादित्य या राजस्थानादित्य। ठीक है, दास प्रथा का भी उल्लेख इस शिलालेख के अंदर मिला है। तो ये एक तो यहां से ध्यान में रखनी है आपको चीजें। ठीक है, तो क्या क्लियर हुआ इस स्लाइड से, इस स्लाइड से एक तो ब्रह्मवर्त नाम, एक राजपुताना और एक राजस्थानादित्य। ठीक है, राजस्थानादित्य, राजस्थानादित्य खीमल माता मंदिर सिरोही बसंतगढ़ शिलालेख से मिला है। ठीक है, राजपुताना जॉर्ज थॉमस ने मिला है, राजपुताना। ठीक है, राजपुताना जॉर्ज थॉमस ने, और यहां पे ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, तो चलो ये तो एक तो याद रखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो नेक्स्ट, ये तो रही वो वाले शब्द पूछे तब आपको ध्यान में आ गई। अब बात करते हैं, देखो राजधान, रायधान और रजवाड़ा शब्द ये प्रयोग में लिए हैं किसने, अपने कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने। इन कर्नल जेम्स टॉड को एक तो ध्यान रखना घोड़े वाले बाबा कहा जाता था, और एक राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने क्या यहां से बहुत सारे साक्ष्य इकट्ठे किए, फिर लेकर गए अपने यहां। ये वैसे लिंग्विस्टिक इंग्लैंड का इनका मूल रूप से जन्म था, यहाँ पे आए। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है अपने उदयपुर से सबसे पहला इनका प्रवेश माना जाता है, लेकिन आकर जो रुके थे वो मांडलकर भीलवाड़ा में रुके थे, और यति ज्ञान चंद्र को अपना गुरु भी बनाया था इन्होंने। फिर इन्होंने यहाँ से जो है साक्ष्य सारे इकट्ठे किए और लेकर गए इंग्लैंड, और वहां पे जाके एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे ये पुस्तक लिखी है जिसको अपन और भी दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, इस नाम से भी जाना जाता है, जो कर्नल जेम्स टॉड ने लिखी है। और इसको प्रकाशित किया था जेम्स क्रूक ने, जेम्स विलियम क्रूक ने प्रकाशित किया था, जो 2 खंडों में प्रकाशित हुई है। ये पुस्तक भी 2 खंडों में प्रकाशित हुई है, ये भी ध्यान रखना, 1829 और 1834 2 खंडों में प्रकाशित हुई। ठीक है, तो यहाँ पे कर्नल जेम्स टॉड ने जो शब्द प्रयोग किए वो राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा, ये आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये अब देखो फिर आता है बात की राजस्थान शब्द। अब राजस्थान शब्द के पहले जो प्रमाण मिले हैं वो एक तो देखो नंबर 1 में ध्यान रखना मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी, जिन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ठीक है, और एक राज रूपक में मिलते हैं ये मुहणोत नैणसी ख्यात, एक तो ये है जो मुहणोत नैणसी की रचित है, एक राज रूपक के अंदर मिलते हैं जो वीर भाण द्वारा रचित है। लेकिन इन दोनों के अंदर खासियत यह है कि ये किसी क्षेत्र विशेष के लिए प्रयोग नहीं हुए थे, ये प्रयोग किए थे कि जहां राजपूत राजा रहते हैं उसे जो है राजस्थान कह दिया, इस तरीके से प्रयोग हुए थे। तो क्षेत्र के लिए ये प्रयोग नहीं हुए थे। यदि क्षेत्र के लिए प्रयोग की बात करें तो एकीकरण के दूसरे चरण में, अब आपको एकीकरण पढ़ाया था मैंने, पूरी ट्रिक बताई थी 18 25 18 30 का आधा 15, तो 18 25 25
मामा अम्मी जान याद है? तो मार्च और 1948 के अंदर पूर्व राजस्थान शब्द प्रयोग हुआ था। क्या शब्द प्रयोग हुआ था? पूर्व राजस्थान। तो राजस्थान शब्द का जो है पहला क्षेत्र के लिए जो प्रयोग किया गया वो पूर्व राजस्थान रूप में हुआ है, और वैसे मूणोत्तरण से ख्यात और राज रूपक भी इसका उल्लेख कर चुके हैं। ठीक है, अब आओ मरुकांतर। मरुकांतर जो है ये देखो वाल्मीकि कृत रामायण के अंदर, वाल्मीकि की रामायण में। अब देखो मरुकांतर, ठीक है, यानी मरुराकांतर ऐसे याद रख लेना, मरुराकांतर या रामराकांतर ऐसे याद रख लेना, क्योंकि रामायण में किसका उल्लेख है? राम का कांतर यानी होता है वन या जंगल होता है शाब्दिक अर्थ, और राम राकांतर यानी कि यहां पे क्या ध्यान रखना है? मरुकांतर है ना वाल्मीकि की, तो यहां पे रामायण के अंदर है ये ध्यान रखना है, तो राम राकांतर इस तरीके से याद रख लेना कि राम रो कांतर है, राम जी का वन है, तो राम जी का वन है उसके अंदर मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये शाब्दिक मतलब नामकरण से संबंधित इनसे ज्यादा जो है आप लोगों को पूछा नहीं जाता। ठीक है, इससे ज्यादा आप लोगों को पूछा नहीं जाता। अब देखो, अब रही बात, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब रही बात कि आप लोगों को मैंने जॉर्ज थॉमस और कर्नल जेम्स टॉड के बारे में जो जानकारी दी उसको ही नोट्स मेकिंग पैटर्न पे भी अपन को लिखना है, तो वो जो है ये स्लाइड्स कम आएगी, यहां सब चीजों का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, टाइम के उगोर ओहो हो, देखो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश जब विभाजित हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उसके बाद में राजस्थान भारत का फिर सबसे बड़ा राज्य जो है बन गया था। ठीक है, जॉर्ज थॉमस मूल रूप से कहां के बताए मैंने? आयरलैंड के निवासी थे। मराठा शासक दौलतराव सिंधिया के अंग्रेजी कमांडर थे, ये भी बता दिया। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम क्या था? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसका प्रकाशन किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली। यही चीजें मैंने सारी बोल के बताई थी आप लोगों को, अब जो है यहाँ पे आप लोगों को लिख के मिल रही है। और इन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया है वो क्या है? राजपुताना। ठीक है, क्या है? राजपुताना। तो ये ध्यान में रख लेना है सही तरीके से। अब आओ कर्नल जेम्स टॉड, जो घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। इन्हें क्या हुआ कि ये इतिहास के साक्ष्य जुटाते थे, तो घोड़े थे उस समय, घोड़ा लेकर गांव गांव जाते थे, और पीछे जो अपने खासियत होती है, हाथी घोड़ा कोई भी आ जाए, टाबर जो है लारे लाग जिया करें, तो ये घोड़ा लेकर जैसे जैसे जाते, पीछे जो बच्चों का हुजूम जाता, बच्चों की माएँ पूछती कौन आया है, तो क्या घोड़े वाले बाबा आए हैं। इस तरीके से नाम इनका हुआ घोड़े वाले बाबा। ठीक है, तो लिंग्विस्टन स्कॉटलैंड के ये मूल रूप से निवासी थे। गुरु यति ज्ञानचंद्र इनके गुरु थे। एक बार ये प्रश्न बना था सबसे पहले रीट 2016 में, उस समय मेरे जितने परिचित में स्टूडेंट थे किसी के सही नहीं हुआ, मेरे सही हुआ था, क्योंकि मैं इस चीज को इस लेवल पे पढ़कर गया था। तो यति ज्ञानचंद्र इनके गुरु थे। राजस्थान में प्रवेश इनका भीलवाड़ा से मतलब मांडलगढ़ में पहली बार ये आकर रुके थे। मेवाड़ से वैसे प्रवेश उदयपुर में आए थे, लेकिन रुके नहीं, रुकने के हिसाब से मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए पहले। तो पुस्तक है इनके एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, जिसका हिंदी अनुवाद इसका ये भी ध्यान रखना डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। हिंदी अनुवाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया। एक और इनकी पुस्तक थी द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो इनकी पत्नी जूलिया क्लटरबर्ग ने प्रकाशित की। ठीक है, अब जैसे मेरी किताबें आती है, लिखता मैं हूं, प्रकाशित कौन करता है? च्यवन प्रकाशन करता है। तो यहाँ पे भी प्रकाशन अलग किया है। जैसे ये ऊपर वाली जो किताब है ना, ये एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, ये जेम्स क्रुक ने प्रकाशित की है। किसने की है? जेम्स क्रुक ने की है। और नीचे वाली जो है ये वेस्टर्न ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ये जूलिया क्लटरबर्ग ने की है, जो इनकी पत्नी थी। और यहाँ पे जैसे ये मिस्टर जॉर्ज थॉमस वाली है ना, ये लॉर्ड वेलेस्ली ने की है। तो कई बार यदि डिटेल में पूछे, डीप में जाकर पूछे, तो ये प्रकाशन भी पूछ सकते हैं आप लोगों को, जो आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब ले लीजिए भैया स्क्रीनशॉट। ये क्लास अब पूर्णता की तरफ है। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब बात करें, यह जीजीडी फैक्ट अपन ने दिया था 30 मार्च राजस्थान दिवस के दिन। ठीक है, राजस्थान दिवस के दिन धड़ाधड़ फोन आया, देखो, अरे पढ़ा दो रे, पहली क्लास है भूगोल की। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो ये ध्यान रखना है 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है।
एकीकरण में मैंने आप लोगों को पढ़ाई दिया था कि बड़ी बड़ी रियासतें सभी मिल चुकी थी, इसलिए राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाना हमेशा से शुरू कर दिया था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान 7 चरणों में एकीकरण कर गठन किया है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को जो है एकीकरण पूर्ण हुआ है, जो 7 चरणों में हुआ है। और ये चीजें भी मैंने आप लोगों को एकीकरण में बहुत अच्छी तरीके से करवा दी। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व कितनी रियासतें थी? 19 देशी रियासतें थी। 3 ठिकाना थे जो नकुल ट्रिक से याद करवाया था, है ना, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। और एक था केंद्र शासित चीफ प्रदेश जो अजमेर मेरवाड़ा वाला क्षेत्र। तो ये जो है आप लोगों के 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और केंद्र शासित प्रदेश था। और यही जीजीडी फैक्ट आपको हर रोज अलग अलग तरीके से अलग अलग बेहतरीन संकलित जानकारी वाला अपने टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, और आप लोगों को पता ही है जो चीजें निःशुल्क है वही चीजें कीमती है, तो यहाँ पे इनकी कदर करना। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित कहाँ मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में, जिसमें क्या मिला है? राजस्थानादित्य। तो एक तरीके से ये क्लास का रिवीजन हो रहा है आपके। ठीक है, राजपूताना नाम मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोरीज या मिलिट्री मेमोफेयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस किताब के अंदर। आगे आओ, 1829 में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज के अंदर क्या नाम प्रयोग में लिए? रायथान, राजस्थान। ठीक है, ये प्रयोग में लिए। फिर आओ आगे, नए जिलों का गठन। अब क्योंकि अब अपन जिले कितने पढ़ते हैं? 50। अब कितने जिले हैं? 50। पहले कितने थे? 33। तो यहाँ पे देखो एक बार, पुराना जो राजस्थान था, पुरानी ज्योग्राफी पढ़ते थे अपन, उसमें 33 जिले थे, 7 संभाग थे। ठीक है, जिसकी मैंने ट्रिक बताई थी, जजोबी यूके अभी, जजोबी यूके अभी। और अब कितने हैं? 50 जिले, 10 संभाग, और पुराने 7 संभाग के अलावा बासीपा यानी कि बांसवाड़ा, पाली और सीकर 3 संभाग नए जुड़े हैं। तो ये है इन शॉर्ट परिचय। ठीक है, वैसे संभागीय व्यवस्था पढ़ाऊंगा मैं अगली ही क्लास में, तब आपको और डिटेल में बताऊंगा चीजें। नए जिलों की कैबिनेट की मुहर देखो, अनुमोदन कब हुआ है? 4 अगस्त 2023 को। अधिसूचना जारी हुई थी 6 अगस्त 2023 को और प्रभावी हुई है 7 अगस्त 2023 से। और जब हुई थी तभी सारी चीजें डिटेल में आप लोगों को हमने बता दी थी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाकी अभी कुछ समय पहले ही ये जीजीडी फैक्ट दिया था। अब आओ, ये चीजें सब जानी है, राजस्थान का परिचय जाना है, तो राजस्थान के परिचय में कुछ चीजें और भी जान ले भैया। प्रतीक चिन्ह पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो इन शॉर्ट थोड़ा सा जो है भाई, माँ बाप कुल वंश सब जान लिए, थोड़े से भाई बहन वगैरह भी जानते हुए चले आगे के ध्यान, आगे हगाई हथपण करने में काम पड़ गया तो काम आए। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या कहलाता है? खेजड़ी कहलाता है, समी वृक्ष के नाम से जिसे जाना जाता है। इसके बहुत सारे नाम है, सिमलो, जाटी, बहुत सारे इसके अलग अलग नाम है। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेला। फिर टिकोमेला अंडुलेटा, राजस्थान का राज्य फूल जो है रोहिड़ी का फूल है, बंदूक की बट बनाई जाती है, इसका कलर हिरमिच कलर कहलाता है। ये राजस्थान का क्या है? राज्य फूल है। राजस्थान का राज्य पशु में 2 पढ़ने हैं आपको, एक तो वन्य जीव श्रेणी, ये वन्य जीव श्रेणी का है जो है चिंकारा छोटा हिरण है, और ये है पशुधन श्रेणी का राज्य पशु जो है ऊंट। ये कौन सा है? पशुधन श्रेणी। पशुधन श्रेणी का क्या है? ऊंट है। 2014 में ऊंट को पशुधन श्रेणी का राज्य पशु घोषित किया गया। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें, ये है गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जिसे जाना जाता है, शर्मिली चिड़िया, हुकना, गुदनमेर, मालमोरडी, बहुत सारे इसके उपनाम है। और ये जो है पश्चिमी राजस्थान और शेखावटी में ज्यादा पाया जाता है। वैसे ये लुप्त प्राय प्राणी में आने लग गया है, यानी लुप्त होने लग गया है। राजस्थान का राज्य गीत अपने केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश, मांगी भाई और हाजनल्ला जिलाई भाई ने इन्हें विशेष रूप से प्रसिद्धि दिलाई है। ठीक है, यह है अपना राजकीय शास्त्रीय नृत्य कथक। ठीक है, आदिम घराना जिसका क्या है? जयपुर है। नवीन घराना जिसका लखनऊ माना जाता है। यह है राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर, जिसे अपने कह सकते हैं रजवाड़ी नृत्यों का या नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। इसकी जो है सवाई चाल के लिए, ये सवाई इसका जो पैटर्न होता है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसमें महिलाओं के घाघरे का जो वो घेरा बनता है उसे गुम कहा जाता है, और ये जो है नृत्यों का सिरमौर कहलाता है। ये राजस्थान का राज्य खेल जो 1948 में इसे राज्य खेल का दर्जा दिया गया, और बास्केटबॉल है अपने राजस्थान का राज्य खेल। तो ये क्या है? थोड़ा सा सामान्य परिचय है अपने, किससे रिलेटेड? प्रतीक चिन्हों से रिलेटेड, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए एक बार, काम आएगा ये भी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। यही चीज आप लोगों को हमने फैक्ट के माध्यम से भी दी थी, जो मेन जो चीजें हैं ना, जैसे कि खेजड़ी, तो प्रतीक चिन्ह के अंदर क्या है? राज्य वृक्ष है।
घोषित कब किया? 31 अक्टूबर 1983। ये फैक्ट सीधे याद करने होते, जैसे थर्ड ग्रेड तो दोगे ना आप, ग्रेड थर्ड की परीक्षा, उसके अंदर तो ये मतलब स्पेशल टॉपिक दे रखा है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। उपनाम क्या है? समी, थार का कल्पवृक्ष, जाटी, सिमलो, रेगिस्तान का गौरव, पेम है, ये इस सारे के सारे इसके उपनाम। गोडावन राज्य पक्षी है, 1981 के अंदर इसे घोषित किया गया राज्य पक्षी। वैज्ञानिक नाम आर्ड्यूसिस नाइग्रिसेप्स या क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स भी कहा जाता है। उपनाम इसके मालमोडी, हुकना, सोन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑपरेशन भी चलाया गया था इसे बचाने के लिए, ठीक है। चिंकारा राज्य पशु की श्रेणी में, कौन सा? वन्य जीव श्रेणी का, पशुधन नहीं, वनों में रहता है ये, ठीक है। तो घोषित कब किया? 1981 में। वैज्ञानिक नाम गजेला बनेटी, या भारतीय प्रजाति का नाम क्या है? गजेला गजेला, 2 बार गजेला गजेला। और उपनाम छोटा हिरन, और छोटो का है छोटा हिरन। ऊंट राज्य पशु 2014 में घोषित किया है। वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेडेरियस। उपनाम रेगिस्तान का जहाज, ठीक है, सभी जानते, बचपन से पढ़ा है अपन ने। रोहिडा प्रतीक चिन्ह राज्य पुष्प है, 1983 में घोषित। टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, और उपनाम क्या है? रेगिस्तान का सागवान, मारवा टिक और मरु शोभा भी इसे कहा जाता है। तो अब इसका भी ले लो ये स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये भी हो गया। अब ये क्लास अब समाप्त हो रही है, लेकिन इसका देखो विमोचन का वीडियो मैं बना चुका हूं। ये किताब जो आई है आपके राज्य व्यवस्था में जितना भटकाव है उन सबको दूर कर लेगी। जिसको ये देखना है कि इसके पेज कैसे हैं सर, इसमें क्या है, कंसेप्ट भी कह रहे हो आप, डिटेल भी कह रहे हो और वन लाइनर भी कह रहे हो, तो कैसा मैटर है, तो इसका विमोचन का वीडियो बना दिया है, उसे आप देख लो, सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा इसके सैंपल पेज की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे अपने उपलब्ध करवा दूंगा, वहां देख लेना। ये ठहराव है एक तरीके से स्टूडेंट के भटकाव का। अब भटकने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम अप्रोच के अनुसार। ऐसा नहीं है कि हमने इसको ग्रंथ बना के दिया है, वो भी नहीं है। 200 पेज के अंदर दी हुई किताब, लेकिन कंसेप्ट भी है, वन लाइनर भी है, एग्जाम अप्रोच भी है और सवाल बाहर जाना नहीं है। तो ये किताब जो है आपके भटकाव का ठहराव है, तो इसे जरूर आप लोगों को देख लेना है। देखो आप लोगों की आवश्यकता होगी तो खरीदोगे, नहीं खरीदोगे वो अलग मैटर है, लेकिन हमारा काम है कि वह चीज उपलब्ध कराना विद्यार्थियों को जिसकी कमी है विद्यार्थियों के पास। तो इसका डिटेल वाला वीडियो बनाया है विमोचन वाला, वो देख लीजिए, उसके अंदर सारी डिटेल दी गई है। बाकी मैंने बताया ज्योग्राफी की शानदार किताब आप लोगों को दे दूंगा, कहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी दूंगा कि उसके आगे मतलब क्या मन धके काली बीत है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास कैसी रही वो बता देनी है आप लोगों को, और शेयर करना है और नियमित रहना है, ये सबसे बड़ी बात है। और जो विद्यार्थी टॉपिक वाइज बेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो जीजीडी ऐप पर जाए, रजिस्ट्रेशन करें, और बिल्कुल लागत मूल्य में जो टेस्ट सीरीज दी गई है अब तो कॉम्बो के रूप में भी दे दी जाती है, तो आप लोगों को और भी फायदा हो जाता है। सीईटी की भी दे रखी है, तो वहां जाकर बिना किसी संकोच के, बिना किसी देरी के ज्वाइन करके प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस और बेस्ट व्याख्या के साथ में ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को उपलब्ध करवा दी गई है। तो आप बताओ भाई, कमेंट तो करना ही है कि ये क्लास रही कैसी है। और आगे भी ऐसा नहीं है कि डेमो क्लास है, डेमो तो अपनी एक भी रहती नहीं, अपनी जितनी क्लास है सारी डेमो ही समझो आप, क्योंकि सारी यूट्यूब पर ही आनी है, हर क्लास में वही मेहनत करनी है। तो ये क्लासेस ऐसे ही आती रहेगी, आप लोगों का प्रेम स्नेह सहयोग बना के रखना और सभी विद्यार्थियों को सूचित कर देना। आप मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।